नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। निर्वाचन आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया। आचार संहिता बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ठीक आज लागू हो गया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 चरणों में वोट कराने की बात कही है। 6 और 11 नवंबर को होगी वोटिंग। 14 सितंबर को गिनती के आएंगे परिणाम के नज़ारे। अब सवाल है कि 2 चरण में पूरे बिहार में चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से जानकारी दी है। कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जहां एसआईआर पर निर्वाचन आयोग जवाब देने से बचते नजर आए। एसआईआर कराने का उद्देश्य था कि कितने बाहरी लोग हैं, क्या ये मिल सका? मीडिया के ऐसे सवालों पर जवाब ना देकर कटाक्ष किया गया। आगे क्या कुछ कहा, है कि पूरी पीसी को ईवीएम सुनिए। और वीवीपैट्स में जो भी बटन दबाए जा रहे हैं वही स्लिप गिर रही है और उसकी गणना भी की जाती है। राजनीतिक दलों से यह भी अनुरोध है कि वो जो पोलिंग एजेंट्स को नामित करें वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहें और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले, मतदान पूर्ण जब हो जावे तो छोड़ने से पहले अपना फॉर्म 17C, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये दस्तखत करके देते हैं कि ईवीएम में इतने वोट पड़े, लेकर जरूर जाएं। मतदान पूर्ण होने से पहले न चले जाएं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अनुपालन करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग आशा करता है। और साथ ही साथ जब आखिर में जब काउंटिंग का समय आता है तो अपने काउंटिंग एजेंट्स को भी नामित करें और सजगता के साथ जो काउंटिंग हो रही है उसका भी अवलोकन करें। मीडिया से भी थोड़ा अनुरोध है। मीडिया पर्सन्स को अथॉरिटी लेटर्स दिए जाते हैं जिससे कि आप पोलिंग डे और काउंटिंग डे पर कवरेज कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग जरूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. So can we start with the question and answer session? Yes, please. As I already informed, we'll be taking questions in groups of 5, and then sir will be answering. Another request is kindly the question should be asked only relating to the Bihar Assembly elections. Yes. सर, मैं मनीष अग्रवाल आ रहे थे, दूसरी ओर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा वहां पे उठा रहे थे और आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे थे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खराब हो गई है। तो क्या एक बड़ी चुनौती आप देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक तेजस्वी यादव बार बार, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए, क्या जवाब देंगे आप? 24 आपने 2 फेज में चुनाव का ऐलान किया बिहार चुनाव के लिए। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों की तरफ से सुझाव आया था कि एक फेज में करवाया जाए, उसमें क्या दिक्कत थी? और एक सवाल सर इससे जुड़ा हुआ है कि घुसपैठिए के बारे में अभी तक कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया है कि कितने घुसपैठिए आपको मिले। पहले वोटर टर्नआउट का विषय ले लेते हैं। पहले क्या होता था कि हर 2 घंटे पर जो 10
या 12 बूथों के ऊपर जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से फ़ोन पर डेटा लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को देते थे और रिटर्निंग ऑफिसर उनको वोटर टर्नआउट ऐप में भरते थे। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन इंस्ट्रक्शन बेस्ड, एक आम जनता की सहूलियत के लिए एक आंकड़ा दिया जाता था। तो 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे। 5 बजे के बाद चूंकि मतदान खत्म होना होता है 6 बजे, तो कई बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ये डेटा नहीं दे पाते थे, बिकॉज अगर क्यू लगी हुई है और या उनको बहुत सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होती हैं, तो वो फिर डेटा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपने कलेक्शन सेंटर पे जब ईवीएम जमा कर देते थे तो उसके बाद दे पाते थे। तो इसलिए कई बार कुछ लोग इस मुद्दे को उठाते थे कि साहब 5 बजे जो है इतना प्रतिशत था और रात को 11 बजे इतना हो गया। कई जगह ऐसा भी हो जाता था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को लौट के आने में रात के 12 भी बज जाते थे, और कई बार वो चूंकि रात इतनी हो जाती है तो उस समय कई बार सुबह डेटा भरता था। सत्य अवस्था ये है कि हर पोलिंग बूथ पर जितने वोट पड़े वो मतदान समाप्त होने पर फॉर्म 17C के तौर पर हर प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट को दे दिए जाते हैं। डेटा एंट्री में पहले इतना समय लगता था। अभी हाल ही में जो पहले 3-4 बाई इलेक्शंस हुए, उसमें हम लोगों ने इस भ्रम को भी हटाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की, अर्थात मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होंगे उनको तो 17C दिया जाएगा, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर महोदय जो ECI नेट के अंदर जो VTR की नई ऐप होगी उसमें वो आंकड़े भर देंगे, और भरने के बाद कुछ जगह ऐसा होता है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं। इसीलिए जब तक वो लोग काउंटिंग सेंटर तक आएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वोटिंग ट्रेंड्स आपको मिल जाएंगे और उसमें बढ़ोतरी की संभावना खत्म हो जाएगी। जहां तक दूसरा सवाल था SIR पैन इंडिया की बात, तो अगर आप 24 जून के चुनाव आयोग द्वारा निर्गत आदेशों को देखेंगे तो पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है, उस पर कार्य भी जारी है, लेकिन उनकी तिथियां राज्यवार या यूटीवार चुनाव आयोग की संयुक्त बैठक में हम लोग निर्णय करेंगे और फिर आपको बताएंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के कारण संविधान के अनुरूप कार्य करती है और हर विधानसभा, लोकसभा के इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ये चुनाव आयोग के पास होता है। लेकिन जो वैधानिक अधिकारी होते हैं, जैसे मतदाता सूची बनाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विकेंद्रीकृत लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत ERO की जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची बनाएं। फॉर्म 6 अगर आता है, कोई नया मतदाता आता है, फॉर्म 7 अगर आता है, फॉर्म 8 आता है, तो उसके ऊपर निर्णय वैधानिक रूप से क्वाजी जुडिशियल बॉडी के रूप में ERO ही लेते हैं। अगर उनके द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर किसी को भी आपत्ति हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपनी अपील दे सकता है, और अगर जिला मजिस्ट्रेट के पास से उसको मिले निर्णय से असंतुष्टि हो तो वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जा सकता है, और वैधानिक रूप से मतदाता सूची बनाने का काम उस स्तर पर खत्म हो जाता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों, लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत और संविधान के अनुरूप ये सारी व्यवस्था कार्य करती है। राजनीतिक दलों को भी, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, बार बार ये कहा जाता है कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट्स नामित करें, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के
जो भी आपके हेड हैं उनको नामित करें, आप जिला अध्यक्षों को नामित करें, जिससे कि वो इस स्टेट के प्रेसिडेंट्स को नामित करें, जिससे कि इस व्यवस्था के तहत ये समन्वय बना रहे। तो निष्पक्षता तो हमेशा रहती है और पक्षपात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक विशेष गहन परीक्षण में जो मतदाता सूची का एक सराहनीय शुद्धिकरण का कार्य हुआ है, बिहार के सभी मतदाताओं ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस सूची के शुद्धिकरण में अपना पूर्ण योगदान दिया है। चुनाव आयोग के साथ कार्य करते हुए किसी भी मतदाता को अगर कोई भी शिकायत रही हो तो उसका निराकरण संबंधित ईआरओ ने करके दिया है। इस प्रक्रिया में ड्राफ्ट सूची जब आई थी तो लगभग 65 लाख मतदाता सूची से नाम कटे थे और जब फाइनल सूची आई तो 3.66 लाख नाम कटे। जो ये कुल नाम कटे, इनके प्रमुख कारण हैं कुछ मतदाताओं का मृत पाया जाना, कई मतदाताओं का भारत के नागरिक के रूप में अपनी जब जांच हो रही थी तो उसमें सक्षम न पाया जाना, कई मतदाताओं के कई जगह नाम बने हुए थे, उनका एक जगह नाम आना, और कई मतदाताओं का बिहार से स्थायी प्रवास हो जाना। चूंकि ये सारी सूचियां विधानसभा के स्तर पर, जिला के स्तर पर और राज्य के स्तर पर सभी से साझा की जा चुकी हैं और आंकड़े सहित साझा की जा चुकी हैं, इसीलिए ये अलग अलग जो आप की बात कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के स्तर पर नहीं, ईआरओ, डीईओ और सीओ के स्तर पर इसका पूर्ण विश्लेषण उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर सेल्फ रेगुलेशन से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन चुनाव का अवधि बहुत छोटी होती है और उस समय अगर कोई भी भ्रम या भ्रांति या गलत प्रचार किया जाएगा तो उसका काउंटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसका तुरंत करने की व्यवस्था जिला अधिकारियों के दफ्तरों में भी की गई है, सीओ के ऑफिस में भी की गई है और आशा है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल मतदाता होने के नाते चुनाव आयोग यह विश्वास करता है कि सोशल मीडिया की स्वतंत्रता का लोग दुरुपयोग नहीं करेंगे और एक सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे। रितिका शुरू हो जाती थी, तो जब तक आपका वो SAR का डिसीजन नहीं होगा सर, विल द समरी रिविजन स्टार्ट, बिकॉज बाय फर्स्ट यू हैव टू पब्लिश द ड्राफ्ट रूल। थैंक यू। यस, नाम शोएब रज़ा है, इंडिया टीवी से मैं हूँ। सर 28 तारीख को क्योंकि छठ का त्यौहार है, पवित्र त्यौहार, और उसमें बहुत सारे लोग बिहार में जाएंगे छठ मनाने के लिए, तो लोगों को ये भी उम्मीद थी कि शायद उसके आसपास जो पहला चरण है वो होगा, लेकिन 6 अक्टूबर में चूँकि पहला चरण है, तो क्या इन चीज़ों का ख्याल आप लोगों ने रखा जब जो चरण का आपने ऐलान किया है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए सर। नीरज। सर मैं प्रशांत हूँ सर, न्यूज़ 24 से। पोलिंग डे के दिन बहुत सी शिकायतें आती हैं बोगस वोटिंग की, फेक वोटिंग की, उसका क्या अरेंजमेंट है? दूसरा कि जो महिलाएं घूंघट में हैं, जो महिलाएं बुर्के में हैं, उनकी पहचान कैसे होगी? इसको लेकर कुछ सेक्टर्स में अक्सर हंगामा होता है, सवाल खड़े होते हैं, इसके लिए क्या इंतज़ाम है पहचान के लिए? सर मैं अरविंद हूँ, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से सर। राइट, आप सीधे। सर मेरा सवाल है कि आपने भी चुनाव की पारदर्शिता के लिए आपने बहुत सारे कदम उठाए हैं जो अच्छे हैं। एक फ्री बीच का एक बड़ा इशू है जो लंबे समय से है, पॉलिटिकल पार्टी लगातार उसका चलन बढ़ता जा रहा है, उसको आयोग कैसे देखता है और क्या उसको मानता है कि उस पर कोई रोक लगनी चाहिए? सर आई एम हियर। 28 तारीख को है और ये बात सच है कि हम लोग भी चुनाव, सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि छठ के आसपास कराया जाए, तो शीघ्र कल ही तो हम लोग बिहार से लौटे और जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो रही है,
लेकिन उसमें मिनिमम पीरियड रहता है, जैसे नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन का समय होता है, उसके बाद कन्वेसिंग का समय होता है। तो वो सब देखते हुए अगर आप शेड्यूल को देखेंगे तो शायद इसके पहले चुनाव नहीं कराया जा सकता था। जहाँ तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। 100% वेबकास्टिंग जो की जा रही है उसको जो शेयर करने की बात है, चुनाव आयोग उसको कोर्ट से शेयर करता है, कोर्ट के आदेशों के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपना वोट डालता है या नहीं डालता है, ये भी उसकी राइट टू प्राइवेसी होती है। यह किसी और को जानने का अधिकार नहीं है कि आपने वोट डाला या नहीं डाला, ये उसकी प्राइवेसी होती है। और शायद इसका कारण भी स्पष्ट है। कारण ये है कि अगर किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल को ये पता लग जाए कि आपने वोट नहीं किया है तो उसके परिणाम अलग हो सकते हैं। और इसलिए फॉर्म 17A एक होता है जिसमें कि वोटर्स जब आप वोट करने जाते हैं तो आप दस्तखत भी करते हैं और एक सीक्वेंस में उसकी आपका समय भी लिखा जाता है, आपका नाम भी होता है। वो 17A सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को, माननीय हाईकोर्ट को दिया जा सकता है अगर कोई इलेक्शन पिटीशन हो। और वेबकास्टिंग पोलिंग स्टेशन की 17A के बराबर ही है और वोटर की प्राइवेसी रखनी होती है और इसीलिए ऐसे वेबकास्टिंग को सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को दिया जा सकता है। इसके विरुद्ध कुछ लोग गए भी थे कोर्ट में, महाराष्ट्र हाईकोर्ट में भी गए थे। वहां महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यथावत ठहराया और उसकी अपील के लिए भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। अर्थात वेबकास्टिंग सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को ही दी जा सकती है और वो भी इलेक्शन पिटीशन दायर करने पर। जहाँ तक फ्रीबीज की बात है, इसके ऊपर बहुत चर्चाएं मीडिया में आती रहती, लेकिन चुनाव आयोग MCC डिक्लेयर करने के बाद MCC के अनुरूप निर्देशों का कड़ाई से पालन करता है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर ऐसी कोई भी शिकायत अगर संबंधित अधिकारियों को मिलती है तो इसके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई होगी।